अगर आपको पता चले कि इस मंत्रिमंडल में मोदी 3.0 में सबसे सरप्राइज पिक आपके हिसाब से कौन था, ये पहला प्रश्न हमारा है। और दूसरा, इस मंत्रिमंडल में आप किस नेता की किस्मत को चमकते हुए देख रहे हैं? अश्विनी वैष्णव का नाम आप ले चुके हैं, उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इनसे इतर निखिल, मेरे को जो उसमें सरप्राइज नाम नजर आता है, वो पहला अगर मैं बताऊं तो अलायंस पार्टनर में लल्लन सिंह, जिन्होंने जब जेडीयू और आरजेडी की महागठबंधन की सरकार में बिहार में चलती थी, तो उनके जितने कमेंट्स हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पे थे। और मैं एक और चीज बताता हूँ, बीजेपी जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और कार्य समिति की बैठक थी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, तो उससे एक दिन पहले उन्होंने कहा कि जो हमने खबर चलाई थी कि लल्लन सिंह हटेंगे, तो उन्होंने कहा ये बीजेपी की स्क्रिप्ट दी हुई है। तो लल्लन सिंह का आना बड़ा चौंकाता है जेडीयू की तरफ से, क्योंकि उसके दो कारण है। एक, लल्लन सिंह भूमिहार जाति से आते, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने एक भूमिहार जाति के बड़े नेता गिरिराज सिंह को दोबारा मंत्रिमंडल में दिया है। तो एक ही जाति के, एक ही प्रदेश से दो बड़े नेताओं को लाना, ये चौंकाता है। और जेडीयू क्योंकि जो है वो लव कुश वाली राजनीति करता है, यानी कोरी और कुर्मी वाली, तो उसमें लल्लन सिंह को लाना, और वो भी फॉरवर्ड कास्ट, जो नीतीश कुमार ये कहते हो कि पूरे देश में कास्ट सेंसस होना चाहिए, जिसकी जितनी जाति है, जिसकी जितनी संख्या है, उसका उतना हक होना चाहिए। तो उसमें लल्लन सिंह को कैबिनेट बनाना, रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं, उनको एमओएस बनाया। ये लल्लन सिंह की जगह कोई और बड़ा नेता, कौशलेंद्र या ये कहें संतोष कुशवाहा या अन्य लोग आ सकते थे, और वो भी फॉरवर्ड जाति से लाए। तो फॉरवर्ड जाति में भी संजय झा हो सकते थे, जो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं आज के दौर में, तो वो नहीं, और लल्लन सिंह, और उस पर भी बीजेपी एग्री कर जाए। दूसरा, मुझे लगता है मनोहर लाल खट्टर, जिनके लिए ये चल रहा था कि वो पार्टी अध्यक्ष हो सकते हैं, और पार्टी अध्यक्ष के साथ साथ जो है उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, तो वो नहीं हुए। उनको मंत्रिमंडल में जो है शहरी विकास मंत्रालय और साथ में जो है ऊर्जा मंत्रालय दिया गया। उसके बाद भूपेंद्र यादव का नाम हो सकता था, तो उनको भी जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। उनका एक डिपार्टमेंट लेबर ले लिया गया, और उनको एनवायरमेंट जो है पर्यावरण मंत्रालय फिर से दिया गया। मैं अध्यक्ष पे आऊंगा सर, हमें जानना चाह रहे थे कि सितारा किसका बुलंद हुआ है, जो लगता था कि पार्टी के अध्यक्ष के लिए हो सकते हैं जी, लेकिन वो मंत्रिमंडल में अब शामिल हो गए, तो अब देखना यह है कि पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। तो ये चौंकाने वाले कुछ नाम थे, क्योंकि बाकी सब तो पता ही होता है कि आपको रवनीत सिंह बिट्टू चुनाव हार गए, वो आ गए। केजे जोसेफ केरल से चुनाव हार गए, वो मंत्रिमंडल में लगाए। तो वो इसलिए भी एडजस्टमेंट होती है कि भाई आप हमारे साथ थे, हम आपने अपनी पार्टी छोड़ी, या जोसेफ साहब ने पार्टी का मर्जर किया, तो हम आपके लिए हैं। रवनीत सिंह बिट्टू लुधियाना से चुनाव हारते हैं, मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, एमओएस बनाए गए। वो एक सिंबल है कि पंजाब का एक चेहरा चाहिए था, हरदीप पुरी के अलावा एक चेहरा चाहिए था, तो बिट्टू को शामिल किया गया। वो बेन सिंह के बेटे हैं और पोते हैं। 2009 में पहला चुनाव जीते, फिर उसके बाद आप देखिए 14, 19, 3 चुनाव जीत चुके हैं बिट्टू, और उनको वो बीजेपी में कांग्रेस छोड़ के वो आते हैं, उनको हारने के बाद भी मंत्रिमंडल दिया जाता है। ये सारी चीजें हैं। एक सरप्राइजिंग नाम हम सबको बड़ा लग रहा है, और मुझे लगता है कि वो अनुराग ठाकुर है, जिनको ड्रॉप किया गया। मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों किया गया, जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, आईएनबी मिनिस्ट्री के तौर पे काम कर रहे थे। तो मुझे लगता है एक चीज से शायद मेनन साहब भी मुझे लगता है एग्री करेंगे, वो ये है कि इस सरकार में अगर आप देखेंगे तो 10 साल में आईएनबी मिनिस्टर्स की गिनती कीजिए कितनी बार बदले गए। शुरुआत में प्रकाश जावड़ेकर जी, फिर अरुण जेटली, फिर जो है फिर से वेंकैया नायडू जब उपराष्ट्रपति बनते हैं, तो फिर जो है अरुण जेटली, फिर उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे तो राजवर्धन राठौर को जो है वो प्रमोट किया जाता है, उनको एमओएस से इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है। 19 में सरकार बनती है तो प्रकाश जावड़ेकर बनाए जाते हैं। फिर प्रकाश जावड़ेकर के बाद जो है बीच में स्मृति ईरानी भी आई, माफ कीजिएगा, स्मृति ईरानी भी रही, और स्मृति ईरानी के बाद जो है ये आए राजवर्धन जी को एलिवेट किया गया, और उसके बाद 19 चुनाव जीतने के बाद प्रकाश जावड़ेकर रहते हैं। जावड़ेकर साहब के बाद अनुराग ठाकुर,
तो तमाम अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है आईएनबी के जो भी चेहरे रहे हो शायद प्रधानमंत्री की जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरे नहीं उतरे। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अनुराग ठाकुर बहुत काबिल मंत्री हैं, रहे हैं। उनका परफॉर्मेंस चाहे वो यूथ में रहा हो या फिर हम सब ने देखा है आईएनबी मिनिस्ट्री के तौर पर या एमओएस फाइनेंस के तौर पर भी कोविड के टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा चीजों को हैंडल किया था। सर मेरे छोटे छोटे कुछ और सवाल हैं स्पेसिफिक टू भारतीय जनता पार्टी जिसको आप कवर भी कर रहे हैं इंडिया टुडे समूह के लिए बहुत करीबी से। उसके बाद हमें आदित्य जी से भी बात करनी है, कुछ सवाल कांग्रेस को लेके भी हैं। एक सवाल तो अध्यक्ष जी को लेके ही था जिसकी चर्चा आपने खुद ही छेड़ भी दी थी कि आपके हिसाब से लग रहा था कि जिन्हें अध्यक्षी दी जा सकती है उन लोगों को कैबिनेट में इंडक्ट कर लिया गया है। तो अभी ये सवाल झूल रहा है हवा में कि अध्यक्ष कौन बन सकता है, और कई नामों की चर्चा चल रही है। उसमें से एक नाम तो अनुराग का भी उछाल दिया गया उनका, क्योंकि उन्हें कैबिनेट में इंडक्ट नहीं किया गया। कई लोगों ने कहा कि नहीं काफी यंग हो जाएंगे, हो सकता है उन्हें कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जाए। बाकी नामों की भी चर्चा है। आपकी सूचना क्या है सर, जो आप लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, अध्यक्ष जी को लेकर बीजेपी क्या सोच रही है? देखिए मुझे लगता है अध्यक्ष को लेकर बीजेपी के पास अभी थोड़ा सा टाइम है। पहले वो ये जो सेशन है पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होता है जिसमें वोट स्वेरिंग होती है, स्पीकर का चुनाव है, राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है, दोनों सदनों को संयुक्त रूप से वो करेंगी, ये है। लेकिन जो आपका सवाल है कि अनुराग ठाकुर अध्यक्ष हो सकते हैं, तो मुझे इसका चांस बहुत कम लगते हैं। उसके कारण ये है, नाम और चल रहा है सर, मैं गिनवा देता हूँ, सबके बारे में बताइएगा। देवेंद्र फडणवीस का नाम चल रहा है, विनोद तावड़े का, सुनील बंसल का, के लक्ष्मण, अनुराग, ओम माथुर और नरेंद्र जी। तो उसका कारण ये है अनुराग ठाकुर हिमाचल से आते हैं, जेपी नड्डा हिमाचल से आते हैं, तो हिमाचल में शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल होगा और पार्टी के लिए भी। उसका कारण यह है कि अगर आप इस चीज को अंदाजा लगाइए कि अनुराग ठाकुर को कैबिनेट में इसलिए नहीं लाया गया क्योंकि हिमाचल से जेपी नड्डा वहां से शामिल हो गए जी, और क्योंकि 4 लोकसभा सीटें हैं, तो ऐसे में 2 लोगों को नहीं लाया जा सकता है। इस चीज को याद रखिएगा। 2014 से 19 तक अनुराग ठाकुर कैबिनेट में नहीं थे। 2014 में नवंबर में जब कैबिनेट रिशफल हुआ था तो जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री बने थे। एक दूसरा सुनील बंसल का नाम है, जिनके लिए ये कहा जाता है कि वो एक तरीके से पर्दे के पीछे जो मैनेजमेंट करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, उसमें उनकी मास्टरी है। और गृह मंत्री अमित शाह के साथ या पार्टी के अन्य नेताओं के साथ, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान हो, भूपेंद्र यादव हो, उनके साथ उनकी इक्वेशन बहुत अच्छी है। उत्तर प्रदेश में जब 2013 से भारतीय जनता पार्टी ने जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की, नॉन यादव ओबीसी के साथ साथ जो है दलित जाति में खटीक वर्ग को अपने साथ और अच्छे से जोड़ने की कोशिश की, तो उसमें सुनील बंसल का बहुत बड़ा रोल था। अगर आप देखेंगे तो 14 में 71 सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद जो है 17 में 312 सीटें विधानसभा में जीत के रिकॉर्ड बना दिया, और फिर 19 में 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पे जीती, और 22 में जो है 251 या 52 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। तो उसमें बहुत बड़ा रोल सुनील बंसल का है। उड़ीसा की जो जीत हुई है उसमें सुनील बंसल को पार्टी के कई नेता जो है क्रेडिट दे रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से वहां पर जो है संगठन को खड़ा किया और फिर उसकी सोशल इंजीनियरिंग को समझते हुए धर्मेंद्र प्रधान के साथ मिलकर और अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने कल्पना की थी। सपने में देखा जरूर था, सोचा जरूर था, लेकिन वो हकीकत में कैसे बदलेगा उसको अगर किसी ने उतारा है तो वो सुनील बंसल ने उतारा है। 21 में से 20 लोकसभा सीटें जीतना, 78 विधानसभा जीतना, वो 147 में से, और बीजेडी को चुनाव हरा देना, जो नवीन पटनायक के लिए कहा जाता था कि नवीन पटनायक जो है वो उड़ीसा की शान बान है, बिना नवीन पटनायक के उड़ीसा को सोचा नहीं जा सकता। उनके पास रूरल बेल्ट का वोट बैंक है, ये माना जाता था, लेकिन उसमें सेंध लगाने का बहुत बड़ा काम जो है वो सुनील बंसल ने अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार किया है। तेलंगाना पहले भी वो साबित कर चुके हैं सुनील बंसल, ऑर्गेनाइजेशन उसमें भी उनका बड़ा है। देवेंद्र फडणवीस के लिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है, और एक्सपीरियंस ये कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन महाराष्ट्र विधानसभा में भी रहे हैं, डिप्टी मुख्यमंत्री रहे हैं, डिप्टी सीएम है, उनको लाया जा सकता है। और एक महाराष्ट्र का चेहरा होगा, वो महाराष्ट्र का चेहरा, क्योंकि उसका कारण है अगर उनको बनाया जाएगा तो इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी है, और विधानसभा चुनाव है तो उनको फायदा मिल सकता है पार्टी को कि पार्टी का सबसे बड़ा पद जो है वो महाराष्ट्र के नेता को दिया है। इसमें बहुत से लोगों का कहना है कि
के लक्ष्मण तेलंगाना से आते हैं, उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य हैं, उनका भी नाम चल रहा है क्योंकि ओबीसी आ जाएंगे और साउथ का एक नाम जो है अध्यक्ष बनेगा। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये भी हो सकता है कि ओबीसी भी है, साउथ का चेहरा भी है, उनको बना ले। तो ये कई चीजें चल रही है। अनुराग ठाकुर के लिए एक चीज और मैं कहना चाह रहा था कि अनुराग ठाकुर जो है वो युवा मोर्चा के बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं और युवा मोर्चा का जो अध्यक्ष होता है वो युवा मोर्चा या पार्टी के जो 5 बड़े मोर्चे हैं उनका अगर कोई अध्यक्ष होता है तो वो इक्वलेंट तो पार्टी के महासचिव होता है। और ये तो जरूर है कि जो भी अध्यक्ष बनेगा, चाहे वो कोई भी बने, अनुराग ठाकुर को संगठन में बड़ा पद मिलेगा। वो जनरल सेक्रेटरी बनेंगे या और कोई उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन अनुराग ठाकुर का जो संगठन में कद है वो जरूर बढ़ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और नामों को अगर आप देखेंगे तो खंगालना पड़ेगा। कोई के बहुत से ऐसे स्टेट है जहां से पार्टी को लगता है कि लाया जा सकता है, जिनको सेंटर में लाके करना हो, तो पार्टी अभी इस पे विचार मंथन कर रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण है जिसपे अभी तक विचार पूरी तरीके से नहीं हो पाया, वो आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो दूरियां हैं, जी हाँ, वो जो दूरियां हैं वो अब खाइयों में तब्दील होती नजर आ रही है। और मुझे लगता है वो बड़ा कारण है कि अभी तक अध्यक्ष मैं सर संघ पे विस्तार से बात करना चाहता हूं आपसे।